हेलो दोस्तों, स्वागत है इस नए विश्लेषण में। आज हम एक बहुत ही एक्साइटिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि एक लोकल एआई एजेंट कैसे बनाया जाए, तो आप बिल्कुल सही जगह हैं। ये एक स्टेप बाय स्टेप वीडियो होने वाला है, जहां हम प्रैक्टिकली कोड के साथ देखेंगे कि हम ये कैसे कर सकते हैं और उसके बाद इसकी सिक्योरिटी को भी डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के रोड मैप में हम 5 चीज़ों पर फोकस करेंगे। पहले एजेंटिक एआई की क्रांति, फिर स्टेप बाय स्टेप एजेंट बिल्ड, उसके बाद कम्युनिटी सर्वर्स के साथ विस्तार, चौथा एमसीपी की कमजोरियों को समझना और आखिर में इस प्रोटोकॉल को सुरक्षित करना। फटाफट आगे बढ़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं भाग 1 से, एजेंटिक एआई की क्रांति। अब देखिए, इस क्रांति की नींव में है ओलामा। आप इसको ऐसे समझिए कि ये एआई के लिए एक डॉकर की तरह है। सबसे अहम बात यह है कि ओलामा आपको एआई मॉडल्स इन अ बॉक्स देता है। इसका सीधा सा मतलब है कि आपको किसी इंटरनेट कनेक्शन या महंगे क्लाउड एपीआई कीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। ये फास्ट है और पूरी तरह से आपके लोकल सिस्टम पर प्राइवेट रहता है। और इसके साथ जुड़ता है मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल या शॉर्ट में एमसीपी। इसे एक यूनिवर्सल यूएसबी-सी पोर्ट की तरह सोचिए। ये एक स्टैंडर्ड तरीका देता है जिससे हमारे लोकल मॉडल्स बाहरी दुनिया के डेटा और टूल से बिना किसी झंझट के आसानी से जुड़ सकते हैं। एकदम सीमलेस कनेक्शन। लेकिन ये टूल कॉलिंग इतनी क्रांतिकारी आखिर है क्यों? देखिए, बिना टूल्स के एक मॉडल सिर्फ एक स्टैटिक टेक्स्ट जनरेटर होता है जो बस कह देगा मुझे मौसम नहीं पता। लेकिन टूल्स के जुड़ते ही गेम चेंज हो जाता है। ये एक ऑटोनॉमस एजेंट बन जाता है जो रियल वर्ल्ड एक्शंस ले सकता है, जैसे ऑटोमेटिकली वेदर एपीआई को कॉल करके बिल्कुल सही और करंट फोरकास्ट देना। है ना कमाल की बात? अब आते हैं हमारे भाग 2 पर, स्टेप बाय स्टेप एजेंट बिल्ड। अब हम प्रैक्टिकली कोड पर चलते हैं। इस एजेंट को आप अपनी खुद की लोकल मशीन पर बना सकते हैं। हमने इस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को 3 मैक्रो स्टेप्स में बांटा है। सबसे पहले ओलामा और कंपैटिबल मॉडल को इंस्टॉल करना, दूसरा पाइथन में फास्ट एमसीपी सर्वर के जरिए अपने टूल्स बनाना, और तीसरा एक पाइथन क्लाइंट लिखना जो इन एआई रिक्वेस्ट्स को टूल्स तक रूट कर सके। ये एक कंप्लीट लूप तैयार कर देगा। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात नोट करने वाली है कि हर एआई मॉडल टूल्स को सपोर्ट नहीं करता। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, इस बिल्ड के लिए आपको लामा 3.2 जैसे मॉडल का इस्तेमाल करना चाहिए। कोड लामा जैसे स्पेशलाइज्ड मॉडल से बचिए, क्योंकि फ्रैंकली उनके पास टूल्स पकड़ने के लिए हाथ ही नहीं होते हैं। उन्हें सिर्फ कोड जनरेशन के लिए बनाया गया है। दूसरे स्टेप पर आते हैं, जहाँ हम एमसीपी सर्वर बनाते हैं। यहाँ फास्ट एमसीपी लाइब्रेरी का इस्तेमाल होता है। आप देख सकते हैं कि कोड की सिर्फ कुछ ही लाइंस एक सिंपल पाइथन फंक्शन को एक फुली फंक्शनल नेटवर्क टूल में बदल देती हैं। और एआई इस टूल को ठीक से पढ़ सके, इसके लिए ये ऑटोमेटिकली एक जेसन स्कीमा भी जनरेट करता है। मतलब कोड का ये जादू वाकई शानदार और बहुत आसान है। अब तीसरे स्टेप में हम अपने क्लाइंट को बिल्ड करते हैं जो इन सबको जोड़ता है। ये स्क्रिप्ट एमसीपी से जुड़कर टूल्स को डिस्कवर करती है, एक कॉन्वर्सेशन लूप बनाती है, और जब भी एआई तय करता है कि उसको किसी टूल की ज़रूरत है, तो क्लाइंट ऑटोमेटिकली उस कोड को एग्जीक्यूट कर देता है। ये पूरा आर्किटेक्चर बिल्कुल सीमलेसली बैकग्राउंड में अपना काम करता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाग 3 पर, कम्युनिटी सर्वर्स के साथ विस्तार। जब आपका बेसिक आर्किटेक्चर चलने लगे, तो आप ओपन सोर्स कम्युनिटी सर्वर्स को प्लग इन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए कम्युनिटी व्हाट्सएप एमसीपी को ही ले लीजिए। इसे इंटीग्रेट करने से क्लॉड, जो आपका कोई भी लोकल मॉडल, सीधे आपके पर्सनल व्हाट्सएप अकाउंट से नेटिवली मैसेजेस पढ़ सकता है, आपके कॉन्टैक्ट सर्च कर सकता है और मीडिया फाइल्स तक भेज सकता है। ये सच में एजेंट को मैसिव कैपेबिलिटीज दे देता है। एक और बहुत ही शक्तिशाली एक्सटेंशन है, और वो है शेल एमसीपी। ये आपके एजेंट को सीधे कमांड लाइन का एक्सेस दे देता है। इसका मतलब है कि एआई आपके फाइल सिस्टम को नेविगेट कर सकता है और सिस्टम रिसोर्सेज चेक कर सकता है। हालांकि अच्छी बात यह है कि ये रिसोर्स और टाइम आउट कंट्रोल्स के साथ सिर्फ वाइट लिस्टेड सिस्टम शेल कमांड्स तक ही सीमित होता है। अब आते हैं भाग 4 पर, एमसीपी की कमजोरियों को समझना। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब हम एलएलएम्स को अपने पर्सनल सिस्टम्स का इतना अनब्राइडल्ड एक्सेस दे रहे हैं, तो क्या मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल वाकई में सुरक्षित है? सोचिए इस बारे में।
एक बार जब एजेंट आपके सिस्टम के अंदर आ जाता है और टर्मिनल एक्सेस ले लेता है तो प्रॉम्प्ट लेवल के सिक्योरिटी गार्डरेल्स किसी काम के नहीं रहते। व्हाट्सएप एमसीपी की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन खुद इस डर को ओपनली मानती है। वो क्लियरली चेतावनी देते हैं कि मिलिशियस प्रॉम्प्ट्स के जरिए आपका प्राइवेट डेटा एक्सफिल्ट्रेट या चुराया जा सकता है। डॉक्यूमेंटेशन एक्सप्लिसिटली इसे एक लीथल ट्रिफेक्टा कहती है, जो कि काफी डरावना साउंड करता है ना? और ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है। हाल ही में हुई एक सिक्योरिटी एनालिसिस ने 847 सिनेरियोज को टेस्ट करके इसे मैथमेटिकली प्रूव भी किया है। जब आप एमसीबी को इंटीग्रेट करते हैं तो अटैक सक्सेस रेट लगभग दुगना हो जाता है। डायरेक्ट टूल इंटीग्रेशंस के 26.4% से बढ़कर ये सीधे 52.8% तक पहुंच जाता है। तो आखिर इस वल्नरेबिलिटी स्पाइक का कारण क्या है? रिसर्चर्स ने एमसीपी वर्जन 1.0 में 3 बुनियादी प्रोटोकॉल लेवल कमजोरियां आइडेंटिफाई की हैं। पहला, नो कैपेबिलिटी एटेस्टेशन, यानी सर्वर्स कोई भी मनमानी परमिशन क्लेम कर सकते हैं। दूसरा, अनऑथेंटिकेटेड सैम्पलिंग, जहां सर्वर्स यूजर बनकर चुपके से प्रॉम्प्ट्स इंजेक्ट कर सकते हैं। और तीसरा, इम्प्लिसिट ट्रस्ट प्रोपगेशन, मतलब एक कॉम्प्रोमाइज्ड सर्वर दूसरे कनेक्टेड सर्वर्स को साइलेंटली हाईजैक कर सकता है। ये आर्किटेक्चर का ही एक बहुत बड़ा फ्लॉ है। तो अब हम पहुंचते हैं हमारे आखिरी हिस्से भाग 5 पर, प्रोटोकॉल को सुरक्षित करना। घबराने की बात नहीं है, ओपन सोर्स कम्युनिटी इसे ठीक करने में लगी हुई है। इम्प्लीमेंटेशन लेवल पर सिक्योर शेल जैसे प्रोजेक्ट्स एक शानदार जीरो ट्रस्ट गेटकीपर की तरह काम करते हैं। ये एजेंट को अनट्रस्टेड मानते हैं और हर एक शेल कमांड को टर्मिनल पर रन होने से पहले इवैल्यूएट और क्लासिफाई करते हैं। ये YAML बेस्ड पॉलिसीज लागू करते हैं ताकि कोई भी डिस्ट्रक्टिव कमांड या रिकर्सिव डिलीट रन ना हो सके। और अगर हम प्रोटोकॉल लेवल पर देखें तो रिसर्चर्स ने ATS-MCP नाम का एक सोल्यूशन प्रस्तुत किया है। ये एक बैकवर्ड कंपैटिबल एक्सटेंशन है जो ओरिजिनल MCP के फ्लॉज को ठीक करता है। पुराने MCP में जहां कैपेबिलिटीज बिना वेरिफिकेशन के सिर्फ ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी पर निर्भर थीं, वहीं ATS-MCP सर्वर्स को मजबूर करता है कि वो अपनी कैपेबिलिटीज का क्रिप्टोग्राफिक प्रूफ दें और ऑथेंटिकेटेड मैसेजेस ही यूज करें। और इन एक्सप्लिसिट आइसोलेशन बाउंड्रीज और ओरिजिन टैगिंग को लागू करने का रिजल्ट वाकई कमाल का है। ATS-MCP अटैक सक्सेस रेट को ड्रास्टिकली घटाकर डिफॉल्ट 52.8% से सीधा 12.4% पर ले आता है। ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी अपग्रेड है। और मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया बात यह है कि इस स्ट्रॉन्ग क्रिप्टोग्राफिक सिक्योरिटी का परफॉर्मेंस पर असर ना के बराबर है। इससे पर मैसेज सिर्फ 8.3 मिलीसेकेंड्स का एक मामूली ओवरहेड जुड़ता है। इसका सीधा मतलब ये है कि आपके लोकल एजेंट्स सुपर फास्ट ही रहेंगे और अब ज्यादा सिक्योर भी। तो आज के इस विश्लेषण को हम इस बहुत ही जरूरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। जब हम इन ऑटोनोमस एजेंट्स को अपने लोकल फाइल्स, ईमेल्स और बैंक अकाउंट्स के इतने करीब ला रहे हैं, तो हम ये कैसे वेरीफाई करेंगे कि आखिर बैकग्राउंड में स्ट्रिंग्स कौन या क्या खींच रहा है? एक AI को कोड करना जो एक्शंस ले सके और टेक्स्ट भेज सके, नो डाउट बहुत ही फैसिनेटिंग है, पर उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी सबसे बड़ी चैलेंज है जिसे हमें सॉल्व करना है। सोचते रहिएगा इस बारे में।